जब मैं छोटी थी तो मैं एक ऐसे आदमी के बारे में सपने देखा करती थी जिससे मैं कसम खा सकती थी कि मैं कभी नहीं मिली। मैंने उसके चेहरे के चित्र बनाए, लेकिन वे कभी मेरे सपनों से मेल नहीं खाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे उसकी आदत पड़ने लगी। वह समय समय पर मेरे सपनों में आता रहा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ महीने पहले तक, जब सब कुछ बदल गया, मैं अपने माता पिता के साथ उस शहर में वापस आ गई थी जहां मैं पैदा हुई थी, और कुछ समय बाद वह फिर से मेरे सपनों में आने लगा। हर समय मैं इस पीछा करने वाले से कभी छुटकारा नहीं पाऊंगी। वह मेरे दिमाग में था। जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे इस पर ध्यान न देने के लिए कहा। अगर वह सिर्फ मेरे सपनों में होता तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरे दिन मैं स्कूल से बाहर आ रहा था और मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने सहजता से देखा और उसे पार्किंग स्थल की दूसरी तरफ देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने दोस्त को बताने के लिए मुड़ा, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वह जा चुका था। क्या मैं पागल हो रहा था? हम मॉल गए और मैंने उसे हर कॉलम के पीछे और हर दुकान के अंदर देखा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह गायब हो गया। मेरा दोस्त भी मेरे बारे में बहुत चिंतित हो गया। वह उसे देख नहीं पा रही थी। मैं निश्चित रूप से पागल हो रहा था। उस रात असली दुस्वप्न शुरू हुआ। मैं ये जानते हुए बिस्तर पर गया कि मैं उसके बारे में सपने देखूंगा, लेकिन मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं था जो वास्तव में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं एक खुले मैदान में था और मैं पूरी तरह से अकेला था। मैंने इधर उधर देखा और उसे अपनी ओर आते देखा, लेकिन जब मैंने हिलने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। यह मेरे लिए नई बात थी। मैं अपनी जगह पर ही अटक गया, मूर्ति की तरह जम गया, क्योंकि वह मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं अपनी बाहों और पैरों में गुदगुदी महसूस कर सकता था, क्योंकि मैं पीछे मुड़ने और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, मैं स्तब्ध रह गया। वह आदमी मेरे करीब आता गया और मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। वह पागल या खतरनाक तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह दयालु भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब वह बहुत करीब आया तो उसने मुझे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज भी चली गई थी। उसके मुझे छूने से एक सेकंड पहले मैं चीखते हुए और पसीने से लथपथ उठ गया। मेरे माता पिता मेरे कमरे में भागे और मुझे गले लगा लिया। क्या तुम ठीक हो? मेरी माँ ने पूछा। मैं हिल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कह पाई। अगले दिन मेरे पिताजी मुझे स्कूल ले गए। मैं कार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं कांप रहा था, हर जगह देख रहा था, डर रहा था कि कहीं मैं अपने सपनों में राक्षस को न देख लूं। मेरे पिता ने मेरे आंसू बहते हुए देखे और आह भरी। हम घर वापस आ गए। मेरी माँ ने हमें देखकर पूछा कि क्या हुआ, और पिताजी ने कहा कि यह ठीक नहीं है, कुछ बहुत गड़बड़ है। मैं पहले से ही पसीने से लथपथ था और मैंने उस दिन उस आदमी को एक बार भी नहीं देखा था। हम डॉक्टर के पास गए। मुझे पता था कि वह किस तरह का डॉक्टर था, एक मनोचिकित्सक, पागल लोगों के लिए, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं पागल हूँ, बशर्ते वह मुझे मेरे बुरे सपने से मुक्त कर दे। मैं उस आदमी के बारे में उतना चिंतित नहीं था जितना कि इस बात को लेकर कि मैं हिल नहीं सकता था। मैं उस आदमी को देखने का आदी था, लेकिन यह नया था और इसने मुझे बहुत डरा दिया। कहानी सुनने के बाद उसने मुझे खबर भेज दी, नींद का पक्षाघात क्या, लेकिन उसने मुझे चिंता न करने को कहा। इसका समाधान है। यह अच्छी खबर थी। उन्होंने कहा कि मुख्य उपचार सोने की आदतों में सुधार करना था, जैसे हर रात एक ही समय पर बिस्तर पर जाना, आरामदायक नींद का माहौल सुनिश्चित करना और सोने से पहले कैफीन से बचना। लेकिन मैं सोने से बहुत डरता था। रात होते होते मैं बहुत थक गया था। मैंने डॉक्टर की सलाह मानी और माँ ने कहा कि वह उस रात मेरे साथ रहेंगी। मुझे नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उतनी ही जल्दी मैं फिर से एक बुरे सपने में था। इस बार यह एक खाली कमरा था। कोई खिड़कियां नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था। मैं और वह आदमी वहां अकेले थे। और फिर मैं लकवाग्रस्त हो गया। वैसे भी सीलबंद कमरे में मेरी मांसपेशियां क्या काम आएंगी, लेकिन हिल न पाने का एकमात्र एहसास निराशाजनक था। जब वह आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा तो मुझे लगा कि मेरा दिल फिर से तेजी से धड़क रहा है। माँ ने कहा कि वह मेरे साथ रहने वाली है, लेकिन वह कहाँ थी? मैंने चारों ओर देखा। मैं अकेला था। मौत से डरकर मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैं अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी।
वह मेरे करीब आता जा रहा था। चेहरा हमेशा एक जैसा था, लेकिन यह और भी भयानक लग रहा था। उसने मुझे पकड़ने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और मैं जोर से चीखते हुए जाग गया। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए हम फिर से डॉक्टर के पास गए। मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कुछ सत्रों के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी स्लीप पैरालिसिस बचपन में किसी अनसुलझे आघात का परिणाम होता है, लेकिन मुझे बड़े होने के दौरान कुछ भी बुरा याद नहीं है। उन्होंने बताया कि यह निश्चित रूप से मेरे शुरुआती सालों की ही कोई बात थी। कभी कभी दर्दनाक यादें सीधे हमारे अचेतन में चली जाती हैं। हम उन्हें याद नहीं रखते, लेकिन वे जीवन में बाद में खुद को प्रकट करते हैं, विभिन्न अनुभवों में जो समान भावनाओं को भड़काते हैं। तो वह जो कह रहा था वह ये था कि किसी तरह मेरे जन्म के बाद मैं एक भयावह अनुभव से गुजरा और मेरा मस्तिष्क अब इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। चूंकि जाहिर है मुझे उन दिनों की कोई याद नहीं थी, मैंने अपने माता पिता से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं बिस्तर पर गया, हर भगवान से प्रार्थना करते हुए कि एक बार के लिए मुझे इन बुरे सपनों के बिना सोने दो। काश मैं कह पाता कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी गईं, लेकिन वे सुनी नहीं गईं। इस सपने में सबसे खराब स्थिति मेरे अपने कमरे की थी। यह एकमात्र ऐसी जगह थी जिसे इस गुमनाम आदमी ने कभी नहीं छुआ था, और अब मैं यहाँ भी सुरक्षित नहीं थी। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत नहीं बदली। वह आदमी कोने में खड़ा था, बिना हिले डुले मुझे घूर रहा था। एक पल के लिए यह एक तस्वीर की तरह था, और फिर यह एक फिल्म में बदल गया, एक बीमार भयानक फिल्म। वह धीमी गति से मेरी ओर चलने लगा। मेरे अंदर मैं चीख रहा था, कांप रहा था और लात मार रहा था। बाहर मैं एक मूर्ति की तरह स्थिर था। कृपया मुझे चोट न पहुंचाएं, कृपया कृपया। लेकिन ये सिर्फ एक विचार था, शब्द बाहर नहीं आ सके। वह और करीब आ गया और मैंने अचानक हिलना डुलना और चिल्लाना बंद कर दिया। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सबसे बुरे की प्रतीक्षा करने लगा। मैं लगातार 3 रातों तक बिना आराम किए रहने के कारण बहुत थक गया था। मैंने हार मान ली और इस बार उसने मेरा कंधा छुआ, लेकिन जब कुछ और नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोली। वह वहीं खड़ा रहा, उसका हाथ मेरी बांह पर था। मैंने उसे कभी इतने करीब से नहीं देखा था। उसके प्रति मेरे डर ने मुझे कभी ऐसा करने नहीं दिया, और अपने जीवन में पहली बार मैं उसके चेहरे पर दिखने वाले बदलावों पर ध्यान दे पाया। मैं इस आदमी को जानता था, मुझे उसकी कोई याद नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे जानता हूँ। अचानक मुझे ये बात परेशान करने लगी कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसने अपना दूसरा हाथ बहुत धीरे से आगे बढ़ाया और मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वह चिल्लाया, उठो। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया, चिल्लाने लगा। मेरी माँ कमरे में आए और मुझे फिर से गले लगा लिया। मैं उसके आलिंगन से मुक्त हो गई, अभी भी उस आदमी की बाहों को अपने स्पर्श करते हुए महसूस कर रही थी। मैं खड़ी हुई और अपनी कोठरी में चली गई। मैंने एक बक्सा उठाया जिसमें मेरे पुराने चित्र रखे थे। मैं अपनी मेज के पीछे बैठ गया और चित्रों में विवरण जोड़ने लगा। उसका चेहरा अभी भी मेरी यादों में ताज़ा था, और मुझे वास्तविक दुनिया से कुछ ऐसा चाहिए था जिसे मैं थामे रहूं। जैसे ही माँ मेरे करीब आई, सबसे विचित्र बात हुई। उसने मेरे हाथ से चित्र लिया और उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम इस आदमी को जानते हो? मैंने चौंकते हुए उससे पूछा, लेकिन वह स्तब्ध थी, कांप रही थी। हमने इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बदल ली, माँ? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन वह अवाक रह गई, हैरान रह गई। मैंने मदद के लिए चिल्लाया और मेरे पिताजी कमरे के अंदर भागे। हमने उसे बिस्तर पर लिटाया और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके गालों पर अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने मेरे पिता की ओर देखा और कहा कि उसे खेद है कि वह अब और रहस्य नहीं छिपा सकती। क्या? कौन सा रहस्य? मेरे पिता चुप रहे। और इसलिए माँ ने कहा, मुझे लगता है कि इस चित्र में जो आदमी है वह तुम्हारे असली पिता हैं। क्या बकवास है? उसने कहा कि उसे खेद है कि उसने मुझे सुरक्षित रखने के लिए रहस्य रखा, लेकिन अब मैं वैसे भी पीड़ित था और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारे असली पिता एक दिन बिना कोई स्पष्टीकरण दिए हमें छोड़कर चले गए, माँ ने कहा। और कुछ ही समय बाद मैं तुम्हारे पिता बर्नार्ड से मिला। मैं हताश था। तुम 2 महीने के थे। तब से ही उसने हमारी देखभाल की। ओह पापा, मैंने कहा और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने माफी मांगी और माँ ने भी। मैं उन्हें कैसे माफ नहीं कर सकती थी
जबकि वे सिर्फ प्यार करने वाले माता पिता थे। फिर भी मैं जानती थी कि सच बोलना ही काफी नहीं था, मुझे उससे भिड़ना ही होगा। मैं अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा था और मुझे जवाब चाहिए थे। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें उसके बारे में कुछ पता है, क्या वह अभी भी जीवित है। माँ ने बताया कि उसने सुना है कि वह एक नजदीकी शहर में रहता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैंने उसे गूगल पर खोजा और वह तुरंत सामने आ गया। उसकी इतनी सारी अलग अलग तस्वीरें थीं कि मेरा खून जम गया। ये निश्चित रूप से मेरे चित्रों में दिखाया गया आदमी था, और जाहिर है उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कम प्रोफाइल बनाए रखे। वह एक अपराधी था। उसने बिना किसी कारण के अपने परिवार को छोड़ दिया था, और तस्वीरें दिखाती हैं कि वह अपनी जिंदगी आजादी से जी रहा था, बिल्कुल वैसे ही। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसका कोई नया परिवार हो। यह एक ग्लिच था। मुझे भी उसका पता जल्दी ही मिल गया। माँ ने बताया कि पास का शहर असल में अगला शहर था, जो घर से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। मैं दृढ़ निश्चयी था। मैं अगले दिन उसका सामना करने वाला था। माँ मुझे इसके अलावा कुछ नहीं समझा सकी, इसलिए पिताजी ने कहा कि वे मुझे अकेले नहीं जाने देंगे। उस रात मैं ज्यादा सो नहीं पाया। उस आदमी के बारे में सोचता रहा। मैं उससे क्या कहूँगा? क्या वह मुझे पहचान पाएगा? जब मैं सो गया तो जवाब हवा में तैर रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब खिड़की से आती धूप ने मुझे जगाया। और यह कोई भयानक दुस्वप्न नहीं था। मुझे लगता है कि सच्चाई का आधा हिस्सा मुझे रात गुजारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे दूसरा आधा हिस्सा नहीं मिला तो दुस्वप्न फिर से मेरा पीछा करेंगे। मैं अपने पिता के चेहरे पर देख सकता था कि वे अभी भी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी इच्छा का सम्मान किया और मुझे अपने घर ले गए। हमने उनके घर के सामने गाड़ी पार्क की और मुझे यकीन नहीं हुआ कि वे घर के कितने करीब रहते थे। मैं अपनी जिंदगी में उस सड़क से लाखों बार गुजरा हूँ। मैं कार के अंदर काफी देर तक बैठा रहा, फिर मैं आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति जुटा पाया। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे मेरे साथ हैं, लेकिन मैंने उनसे कार में ही इंतजार करने को कहा। मैं घबराकर बाहर निकल गया और घर की ओर चल पड़ा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि कोई और रास्ता नहीं है। मैंने दरवाजा खटखटाया और घंटों इंतजार किया। आखिरकार उसने दरवाजा खोला। मैं फिर से स्तब्ध हो गया। मैं बोल नहीं पा रहा था। हाँ, उसने पूछा, उसी भावहीन चेहरे के साथ जो मेरे सपनों में था। उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन फिर वह कैसे पहचानता? मैं रोने लगा और अपनी बची हुई सांस से मैंने फुसफुसाते हुए कहा, पापा। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा पत्थर बन गया। मेरी संपत्ति से हट जाओ। मैं बोल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता। यह मेरे लिए फिर से एक बुरा सपना था। मैं लकवाग्रस्त हो गया था। बाहर निकल जाओ, उसने जोर देकर कहा। मैंने अपने सवालों और अपने अभिमान को निगल लिया और सिर हिला दिया। पूरी तरह से दिल टूट गया। मैं पलटा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाया था कि मैं गिर पड़ा। मेरे पिता कार से बाहर निकले और मेरी ओर दौड़े। मैं दरवाजे के दूसरी तरफ उसकी बाहों में बहुत देर तक रोती रही और फिर खड़ी हो गई। माँ ने मुझे इस आदमी से बचाकर सही किया था। हम कार की तरफ चल पड़े जब मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा बदल गया। मुझे लगता है कि मुझे आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसने कहा और हमें अंदर बुलाया। और फिर उसने कहा कि वह बीमार है, कि वह सालों से बीमार है। ऐसे समय में कौन अपने प्रियजनों से दूर रहता है? उसने कहा कि उसका पहला विचार ये था कि वह जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए उसने इसे अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा नहीं, इसलिए वह चला गया ताकि हमें तकलीफ न हो। कई महीने बीत गए और फिर कई महीने बीत गए, लेकिन वह नहीं मरा। डर निराशा में बदल गया और फिर हताशा में, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बड़ा होने लगा और माँ बर्नार्ड से मिली और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब उसे पता चला कि मैं बर्नार्ड को अपना पिता मानती हूँ, तो उसे लगा कि मेरे जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। माँ और मेरे बीच की अच्छी जिंदगी को बर्बाद करना उचित नहीं था, और उसने हार मान ली। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जब तक मैं 5 या 6 साल का नहीं हो गया, तब तक वे कुछ समय तक मेरा पीछा करते रहे। मैं इतना पागल नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने ये भी बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद यह मेरे लिए डरावना होगा। उसे कुछ भी पता नहीं था। अब इस आदमी के बारे में सोचकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि वह मरने वाला था। उसने मौत की जिंदगी जी थी। कोई भावना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यार नहीं, उसके पास कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैंने कितना भी दुख झेला हो, मेरा दर्द उसके दर्द के सामने कुछ भी नहीं था।
मैंने उसे गले लगा लिया। मैं और क्या कर सकता था? वह अपने आखिरी दिन अकेले बिताने के लायक नहीं था। कुछ महीनों बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। मैंने उस दौरान उसके साथ जितना संभव हो सके उतना समय बिताने की कोशिश की, और हालांकि वह खोए हुए वर्षों की भरपाई नहीं कर सका, लेकिन उसे जाने से पहले थोड़ा प्यार महसूस करने का मौका मिला। उसके बाद मेरे मन में तरह तरह की मिश्रित भावनाएं थीं। मुझे उसके जीवन के निर्णयों पर पछतावा हुआ, और अब मुझे पता है कि उसे भी पछतावा हुआ होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कर्म उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वह अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित नहीं कर लेता। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि वह अकेले नहीं गया। यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो मैंने उससे सीखा है। बुरे फैसलों को अपनी जिंदगी बर्बाद न करने दें। क्षमा करने के लिए हमेशा समय होता है।